Hello and welcome to Awaz, the Voice Interviews. I'm Nazir Ganai. Talking about diabetes and its implications in the society, there have been lots of studies done on this. And if you talk about heart attacks, other related issues, so there are chains of the issues that are being discussed in the health sector. To talk more on this, we are joined by a prominent diabetologist of the country, Dr. Ashraf Ganai, who has had a long career experience at AIIMS New Delhi, and he is currently in SICKIMS Sohra, which is a premier healthcare institution of Jammu and Kashmir, and once upon a time a very prominent healthcare institution of North India. Dr. साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. Talking about diabetes, आप आम लफ्ज़ों में लोगों को डायबिटीज़ कैसे उनको बताएंगे, क्या है? डायबिटीज़ को हम आम फहम में लोग शुगर की बीमारी बोलते हैं, हिंदी में लोग मधुमेह के नाम से पुकारते हैं, लेकिन डायबिटीज़ एक्चुअली क्या है, अगर हम इसको शुगर ब्लड ग्लूकोज की लेवल से मापते हैं कि अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल फास्टिंग में यानी खाली पेट 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाती है और खा के 200 मिलीग्राम से ऊपर जाते हैं, हम उसको डायबिटीज़ कहलाते हैं. लेकिन मेरा मानना ये है कि डायबिटीज़ खाली शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जुड़ी होती है. जैसे हाई ब्लड प्रेशर होता है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल हाई होती है, फैटी लिवर होता है और भी बहुत सारी बीमारियां इसके साथ जुड़ी होती है. और अगर हम देखेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस जो आज इस कंट्री में एपिडेमिक प्रोपोर्शन में है, यानी जैसे कोविड आया, कोविड का एक इन्फेक्टिव एपिडेमिक है, शॉर्ट पीरियड के लिए आया. डायबिटीज़ का जो एपिडेमिक है वो ऑनगोइंग है, सालों से चलता है और आगे बढ़ता ही जा रहा है. तो ये एक लाइफस्टाइल बीमारी है जिसको हम जैसे जीवन शैली के साथ लाइफस्टाइल के साथ जुड़ी है. डायबिटीज़ अकेले नहीं होती है, इसमें हार्ट डिजीज़ होती है. जैसे आपने देखा होगा हार्ट डिजीज़ इस मुल्क में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है. दूसरा है कैंसर. कैंसर को बहुत सारे कैंसर डायबिटीज़ के साथ जुड़े होते हैं. सो कैंसर रिलेटेड डेथ्स जो होती है वो भी एक लाइफस्टाइल बीमारी मानी जाती है. फिर अगर देखोगे मेंटल हेल्थ, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो होती है हमारे सोसाइटी में कितनी कॉमन है, वो भी लाइफस्टाइल बीमारी मानी जाती है, क्योंकि वो इन मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है. इनका वजह है या इनका काज है या इफेक्ट है, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है. तीसरा अगर देखोगे आजकल फैटी लिवर बहुत ज़्यादा है, ओबेसिटी, मोटापा है इस देश में बढ़ता जा रहा है. और अगर देखोगे आप स्ट्रोक्स, हाई ब्लड प्रेशर, तो उसका भी मकदार, उनकी भी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. और वो किस वजह से बढ़ती जा रही है? एक तो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोगों को कुछ ससेप्टिबिलिटी है, लेकिन उसके ऊपर अगर देखेंगे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो जो आने वाले दिनों में चेंज होता जा रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं है. कॉरपोरेट कल्चर आ गया है, टीवी, रिमोट यूज़, मोबाइल यूज़, गाड़ियों का ज़्यादा यूज़, और जो हमारा ट्रेडिशनल खाने पीने का तरीका वो ख़त्म हो गया और हम ज़्यादा वर्जिश, एक्सरसाइज नहीं करते, इनएक्टिविटी आ गई. उस वजह से इन बीमारियों का मकदार ज़्यादा हो गया और वो बढ़ते ही जा रही है. You have been also instrumental in carrying out a lot of research which have been globally, acknowledged. अब रिसेंटली आपने एक स्टडी पे काम कर रहे हैं आप, जिसके नताइज भी सामने आ रहे हैं, तो उस स्टडी के बारे में बताइए, वो क्या स्टडी है और किस पे आप काम? देखिए, अगर हम बताऊंगा हम 3, 4, 5 मेजर नेटवर्क्स जो कंट्री में है, देयर आर 5 नेटवर्क्स हैपनिंग अबाउट लाइफस्टाइल डिजीज. एक है जीनोम इंडिया. जीनोम इंडिया में हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन को देखते हैं, नॉर्मल जीनोम क्या है और उनकी क्या ससेप्टिबिलिटी है, उनकी क्या रिस्क है इस जेनेटिक बैकअप की वजह से इन बीमारियों के लिए. तो वो एक बड़ा सा नेटवर्क हो जा रहा है जम्मू कश्मीर लद्दाख में. मैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, तो हाल ही हमने वो कंक्लूड की, उसके नताइज रिजल्ट से भी एनालाइज हो रहे हैं, आएंगे. दूसरा एक नेटवर्क जो कंट्री में हमने करा है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस. आईसीएमआर के माध्यम से, आईसीएमआर के फंडिंग सपोर्ट से एक स्टडी हो रही है, इसको बोलते हैं आईसीएमआर इंडिया.
ओके। उसमें 1 लाख से ऊपर लोगों को देखा गया और डायबिटीज़ और इसकी रिस्क को देखी गई। तो अनफॉर्चुनेटली J&K में वो लास्ट में हो गई। इस वक्त हम फील्ड में, मेरा स्टाफ है, इस वक्त हम कर रहे हैं वो इन डेप्थ स्टडी। हमें अगले 2-3 महीने में उसका रिजल्ट आएगा, उसका नतीजा आएगा कि डायबिटीज़ की मिकदार जम्मू में, कश्मीर में, लद्दाख में कितनी है। मुल्क में रिजल्ट तो आ गया है, 11.3% लोगों को डायबिटीज़ है और 15.6% लोगों को प्री डायबिटीज़ है और 80% लोगों को डिस्लिपिडी में यानी अबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल वगैरह पाया जाता है। ब्लड प्रेशर 1/3 अब लोगों को है। और भी फाइंडिंग इससे मैं आपको, वो हमारे स्टडी लैंसेट में पब्लिश हो गई, वो आप देख सकते हैं। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट नेटवर्क जिसकी हमें आज मीटिंग थी, इन्वेस्टिगेटर ट्रेनर मीटिंग थी, वो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम अभी माना जाता था पहले ये औरतों की बीमारी होती है, उनको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है या उनको कॉस्मेटिक इशू होती है, जैसे उनको एक्नी आते हैं, दाने निकलते फेस पे, हेयर ग्रोथ आता है मर्दों की तरह, या उनके ये बाल झड़ते हैं। लेकिन जब अब हमने रियलाइज़ किया वो बिल्कुल सेम बीमारी है जैसे डायबिटीज़ का दूसरा फेस है। तो हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को के साथ साथ ICMR ने दूसरा स्टडी शुरू की, उसको बोलते हैं ICMR PCOS टास्क फोर्स। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने उसका चार्ज संभाला एज चीफ कोऑर्डिनेटर। हमारे पूरे देश में, पूरी कंट्री का चीफ कोऑर्डिनेटर मैं हूँ। तो वो मैंने शुरू किया है, एक्चुअली इनिशिएट मैंने किया 2014 में, तब से वो प्रोग्राम चले आ रहा है। तो आज हमने उसका जो फेज 1 है उसका रिजल्ट कंक्लूड किया। तो उस रिजल्ट का नतीजा ये है कि इस देश में 19.3% औरतों को जो 18 और 40 के बीच में है, औरतें, महिलाएं, उनको PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है। और ये अगर आप कहोगे दूसरे अल्फाज में, ये हर 5वीं या 4थी औरत को ये बीमारी लाहक है। अब इसकी क्यों इम्पोर्टेंस है? इसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए है कि यही 18 से 40 वाली उम्र में औरत गर्भवती होती है यानी प्रेग्नेंट होती है, उसके कोख में जो बच्चा पलता है, जो भी इस माँ को एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे इसका हाई इंसुलिन लेवल होती है, हाई ग्लूकोज होता है, जो भी एबनॉर्मलिटीज़ है, वो उस बच्चे के मेटाबॉलिज्म को पहले ही ख़राब कर देती है। तो वो बच्चे जब आगे बढ़ते हैं उनको मोटापा होता है, उनको शुगर, हार्ट अटैक वगैरह की रिस्क रहती है। तो इसीलिए हमें इसलिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है और मैंने भी इस पर इसलिए फोकस किया क्योंकि ये आगे हमारे देश में जो लाइफस्टाइल डिजीज का मिकदार बढ़ेगा वो यहीं पे है। अगर हम इसको किसी तरीके से रोक पा रहे हैं तो शायद हमें ये एपिडेमिक कम हो जाएगा। इनफर्टिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे भी, जम्मू कश्मीर पे भी खास तौर से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है और उसमें बहुत सारे स्टडीज़ भी कर रहे हैं। और आप इस वक्त जो है सिक्किम्स में एक सेंटर जो क्लिनिक चलता है उसके आप हेड भी है, तो इनफर्टिलिटी को लेके आपके क्या सुझाव है? देखिए, जो अगर आप देखोगे इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, ये यहाँ खाली इंडिया में नहीं है, ग्लोबल है। अगर आप देखोगे एक हमारा इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ, उसको बोलते हैं ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ फॉर इनफर्टिलिटी। हमने देखा 206 कंट्रीज़ में से 196 ममालिक में रिप्लेसमेंट रेट लेस देन डेथ हो जाएगी। दैट मीन्स फर्टिलिटी, टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाएगी। हमारे आप सारे देशों में खाली ओल्ड पीपल रहेंगे, यंग पीपल नहीं आएंगे, बच्चे ही नहीं पैदा होते हैं। तो अगरचे हमारे मुल्क में अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, फर्टिलिटी रेट अभी एट पार विद रिप्लेसमेंट है, लेकिन बहुत सारे दुनिया के देशों में, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनमें रिप्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो ये आगे सिर्फ कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में, लोअर इकोनॉमिक कंट्रीज में अभी फर्टिलिटी रेट हाई है, लेकिन आगे ये वो भी कम होने वाली है। तो ये ग्लोबल ट्रेंड है क्योंकि मर्दों को स्पर्म काउंट ड्रॉप हो रहा है, सेक्युलर ट्रेंड होते हैं। लेडीज को पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज होती है, जो मैं अभी बोल रहा था,
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम नंबर 1 काज है फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी का। उसके साथ साथ हमने और एक चीज देखी, यहाँ लेडीज को अब मेनोपाज यंगर एज पे होता है, प्रीमैच्योर मेनोपाज, तो उससे ये तीनों फैक्टर्स मेजर फैक्टर्स है जिनसे फर्टिलिटी का रेशो कम होता है। तो वो फर्टिलिटी, जब आपको इनफर्टिलिटी होती है तो आपको उनको चाहे 2 बच्चे चाहिए कपल को, उनको नार्म वो बच्चे देने के लिए बहुत सारे प्राइवेट में सेंटर्स खुलते हैं, वो खुलते हैं IVF सेंटर्स। हाँ, IVF सेंटर्स, बट अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट में हमारे पास ये सुविधा है नहीं, ये फैसिलिटी नहीं है गवर्नमेंट सेंटर्स में, खाली कहीं कहीं है, जैसे एम्स न्यू दिल्ली में है। तो मेरी ये कोशिश थी कि जो हमारा यहाँ इंस्टीट्यूट है, टर्शरी केयर लेवल इंस्टीट्यूट है, नेशनल नेटवर्क में है, हम यहाँ भी ये सुविधा, ये फैसिलिटी इनफर्टिलिटी क्रिएट करें। तो वो हमारा जो सेंटर है उसके तरफ जा रहा है। तो डॉक्टर साहब, कुछ आपका कोई मैसेज है इस वक्त जो आप देख रहे हैं, जो आपने स्टडीज़ की है, अभी आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की, कोई आपकी कोई मैसेज है लोगों को जो करंट सिचुएशन है इस वक्त? एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि पहले मैं अपने कुलीग्स डॉक्टर्स मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए एक मैसेज है कि वो जनरली ये पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम या डायबिटीज़ या हार्ट अटैक या फैटी लिवर या मोटापा या स्ट्रोक या हाई ब्लड प्रेशर, इनको वो अलग अलग स्पेशलिटीज़ में देखते हैं बट के वो एक पेशेंट को एक होलिस्टिक अप्रोच से नहीं देखते हैं कि जिसको ब्लड प्रेशर है उसको वो चीज़ें भी लाहक हो सकती है, जिसको PCOS है उसको डायबिटीज़ भी होगा, या जिसको डायबिटीज़ है वो रिस्क फैक्टर्स। तो हमें एज अ क्लिनिशियन, एज अ डॉक्टर, एज अ पैरामेडिक इसको एक होलिस्टिक अप्रोच करना है, सारी चीज़ें रिस्क एस्टिमेशन करनी है और फिर जाके पेशेंट को इस चीज़ का अवेयरनेस भी देनी है ताकि वो इसका काला कमा करने के लिए कोई उपाय करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई खाने में परहेज करेगा। वो एक चीज़ है। दूसरी मैसेज ये इंपॉर्टेंट है कि जो लोग जो अपने आप को हेल्दी समझते हैं, उनको लगता है हम हेल्दी है, उनको भी ये स्क्रीनिंग करनी चाहिए, उनको भी चेकअप करना चाहिए, क्योंकि वो शायद हेल्दी नहीं होंगे, क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में खासकर इंडिया में ये बीमारियों का ज़्यादा तादाद है। तो हमें अपना साल भर में एक बार ये चेकअप करना ही चाहिए। तीसरा है जनरल पब्लिक के लिए कि अगर हम पुराना लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, मीन्स जा घर का खाना, अगर हम अपनी सब्जी उगाएंगे अपने किचन गार्डन में, जितना भी कमी ज़मीन है उसमें उगाएंगे और ज़्यादा वर्जिश करेंगे, पैदल सीखना चले, ज़्यादा मोबाइल TV स्क्रीन का यूज़ ना करें, खासकर हम अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम से रुकाएं, उनको आउटडोर गेम्स में इन्वॉल्व करें, तब जाके शायद लाइफस्टाइल हमारा चेंज होगा और बीमारियों का भी तादाद कम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।